Hello friends, welcome to your biology class for today. So in our yesterday's class we studied about pedigree analysis. Pedigree analysis को क्या होता है हमने पढ़ा, उसके सिंबल्स क्या थे हमने पढ़े, और उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो पेडिग्री एनालिसिस है उस पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस या ट्रिक्स क्या क्या हैं। अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जीनोटाइप फाइंड करना है पेरेंट्स का या ऑफस्प्रिंग का, या ये पता लगाने के अगले जनरेशन में बीमारी होगी या नहीं, तो इस सब के लिए कुछ ट्रिक्स भी थी जो मैंने आपको सिखाई और एक दो क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करे। तो आज की क्लास में अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है म्यूटेशन। The name of the topic is mutation. म्यूटेशन मतलब चेंज, थोड़ा सा बदलाव आए। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज अ सडन, एकदम से आ गया। डिसकंटिन्यूअस, ये नहीं है कि उसने रहना ही रहना है, वो अगली जनरेशन में गायब भी हो सकता है और आ भी सकता है। ये एक सडन चेंज है जो कि डिसकंटिन्यूअस है। इट्स अ सडन डिसकंटिन्यूअस चेंज in the genetic makeup या genetic constituents of a person। एक पर्सन के अंदर, एक पर्सन के जेनेटिक मेकअप में, एक पर्सन के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो एकदम से एब्रप्ट सडन चेंज आता है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन जो है इसको इस तरह से दो कैटेगरीज में बांटा गया। कौन सी हैं? हम बोल सकते हैं म्यूटेशन इज अ फॉरवर्ड म्यूटेशन, और दूसरी कौन सी है? बैकवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होगा? फॉरवर्ड म्यूटेशन में नॉर्मल एलील है, फर्स्ट जनरेशन जो है वो नॉर्मल है, और जो इनके बच्चे हुए, जो सेकेंड जनरेशन हुई, वो कैसे थे? वो म्यूटेटेड थे। ठीक है, बैकवर्ड म्यूटेशन में क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो म्यूटेटेड है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, जो उनकी सेकेंड जनरेशन है, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स थे वो फिर से ठीक हो गए। तो मूवीज में दिखाते हैं ना, याददाश्त चली जाती है और फिर से कहीं से टकराया और याददाश्त वापस आ गई, तो पहले वाली कंडीशन रीस्टोर हो गई, है ना? तो पहले वाली कंडीशन रीस्टोर होना इज नोन एज बैकवर्ड म्यूटेशन। फर्स्ट जनरेशन अगर नॉर्मल है, नेक्स्ट म्यूटेशन आ गई, दिस इज फॉरवर्ड म्यूटेशन। फर्स्ट जनरेशन अगर म्यूटेटेड है, कोई म्यूटेशन आई और फिर से नॉर्मल हो गई, दैट वाज व्हाट? दैट इज बैकवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड म्यूटेशंस क्या होती है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। म्यूटेशंस जो हैं उनको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में बांटा गया। म्यूटेशन को broadly it is divided into, mutation is broadly divided into how many categories? Into three categories। कौन सी तीन कैटेगरीज हैं जिनमें म्यूटेशन को बांटा गया? मैं बताती हूँ। वो तीन कैटेगरीज जिनमें म्यूटेशन को बांटा गया वो हैं, हम बोलेंगे सबसे पहले क्रोमोसोमल, या फिर पहले आप जो पढ़ेंगे, पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूमेरिकल म्यूटेशन। दैट इज व्हाट? दैट इज न्यूमेरिकल म्यूटेशन, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड है। डेफिनेशन मैं कराती हूं आपको। सेकेंड जो है उसका नाम है क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब क्रोमोसोम में क्या आया? चेंज आया। न्यूमेरिकल म्यूटेशन यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आया, क्रोमोसोमल एबरेशन यानी कि शेप या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आया। अब तीसरा जो है उसका नाम है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, तो पहला जो न्यूमेरिकल म्यूटेशन है इसके केस में चेंज इज
with respect to number of क्रोमोसोम्स। जो चेंज है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में है। क्रोमोसोमल एबरेशन में अब क्या है, पहला तो क्या है, पहला है न्यूमेरिकल म्यूटेशन, फिर दूसरा हमारे पास है क्रोमोसोमल एबरेशन, और तीसरा हमारे पास है जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो पहला चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दूसरा जो क्रोमोसोमल एबरेशन है वो क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं, क्रोमोसोम का शेप या स्ट्रक्चर बदल रहा है इसमें। इसमें जीन म्यूटेशन, चेंज इज विद रिस्पेक्ट टू नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स। जो जीन्स हैं उनके नंबर में या फिर उनके स्ट्रक्चर में आ रहा है चेंज। न्यूमेरिकल म्यूटेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आया, क्रोमोसोमल एबरेशन में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आया, जीन म्यूटेशन के अंदर नंबर ऑफ जीन्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स में चेंज आया है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, दो तरह के हैं ये, एन्यूपलॉइडी एंड यूपलॉइडी। व्हाट इज दिस नाउ? ये तो श्योर है कि एन्यूपलॉइडी और यूपलॉइडी दोनों क्रोमोसोम न्यूमेरिकल म्यूटेशन में आ रहे हैं, दैट मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में कोई चेंज है। एन्यूपलॉइडी कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हुए मुझ में, बट एक दो, चेंज इज इन, या हम लिखेंगे वन और फ्यू क्रोमोसोम्स आर एडेड और डिलीटेड। वन और मतलब कुछ क्रोमोसोम्स, बहुत सारे नहीं, एक या दो क्रोमोसोम्स या फिर ऐड हुए या फिर डिलीट हुए। वन और फ्यू क्रोमोसोम्स आर एडेड और डिलीटेड। एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम या फिर ऐड हो रहे हैं या फिर डिलीट हो रहे हैं। यूपलॉइडी में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कंप्लीट सेट जो है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज एडेड और डिलीटेड। ठीक है, न्यूमेरिकल म्यूटेशन के अंदर चेंज जो है वो नंबर के रिस्पेक्ट में है। एन्यूपलॉइडी में एक दो क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है, यूपलॉइडी में पूरा का पूरा सेट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23। तो एक सेट में 23 है, हमारे पास होते कितने सेट है, 46 होते हैं। बट अगर 3 सेट हो गए या एक ही सेट रह गया, ये 4 सेट हो गए, वो क्या है, वो यूपलॉइडी है। यूपलॉइडी ह्यूमंस के केस में पॉसिबल नहीं है, बट हाँ प्लांट्स के केस में ये पॉसिबल है। तो एक एक करके अब हम इनकी डेप्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल म्यूटेशन से। इस पहले वाली से हम शुरू करेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आ रहा है, और उसमें हम पढ़ेंगे एन्यूपलॉइडी जिसमें एक या ज्यादा क्रोमोसोम्स ऐड या डिलीट हो रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल म्यूटेशन के अंदर क्या, एन्यूपलॉइडी। एन्यूपलॉइडी में चेंज with respect to one or few chromosomes. Now the condition arises कि ये जो change है जो एक या कुछ chromosomes के respect में है, क्या ये change, क्या ये जो change है जो एक या few chromosomes के respect में है, ये उनकी addition है या deletion? हम बोल रहे हैं एक या ज्यादा chromosomes change हो रहे हैं, पर एक या ज्यादा chromosomes जो change हो रहे हैं वो add हो रहे हैं या delete हो रहे हैं? अगर तो वो डिलीट होंगे तो उसको बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, और अगर वो ऐड होंगे तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी।
हाइपोप्लॉइडी। ठीक, व्हाट इज हाइपोप्लॉइडी? हाइपोप्लॉइडी इज डिक्रीज इन one or few chromosomes and hyperploidy क्या है? इंक्रीज इन वन और फ्यू क्रोमोसोम। एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का डिलीट होना इज हाइपोप्लॉइडी, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का इंक्रीज होना इज हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। अब हाइपोप्लॉइडी को देखो, हाइपोप्लॉइडी को देखो, क्रोमोसोम्स जो है डिक्रीज, we will now look into hypoploidy. So decrease in one or few chromosomes, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का डिक्रीज होना, कम होना, क्या कहलाता है? हाइपोप्लॉइडी। ये हो क्यों गया? कहाँ चला गया क्रोमोसोम? देखो बच्चों, लेट्स से ये एक सेल है, ठीक है, हम 3 पेयर लेके चल रहे हैं क्रोमोसोम का। ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर है, और अब मैं बना रही हूँ क्रोमोसोम नंबर 3 का पेयर। पेयर्स में है तो कंडीशन 2n है ना। अब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ वन और दी अदर रीजन क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर 1 तो उतने ही है, क्रोमोसोम नंबर 2 में से गायब हो गया है, क्रोमोसोम नंबर 3 भी उतने ही है। तो कंडीशन क्या आ गई? कंडीशन आ गई 2n-1। एक क्रोमोसोम गायब हो गया। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज हाइपोप्लॉइडी। एक क्रोमोसोम चला गया भाई। अच्छा जी, दूसरी चीज फिर से लेके चलते हैं। एक क्रोमोसोम का सेट है, दूसरे क्रोमोसोम का भी सेट है, और तीसरे क्रोमोसोम का भी सेट है, बट बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजन there is an increase in chromosome number 2। ये हाइपरप्लॉइडी है ना, इसके केस में तो इंक्रीज ही होना है। लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 1 की 3 कॉपीज आ गई हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 की 3 कॉपीज आ गई हैं। इफ दिस वाज 2n then this is 2n+1। ये कह रहा है मैं तो 2n+1 हो गया, फिर अगर आप 2n हो तो बिल्कुल हो गया है ना, एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया। तो एक, मैंने अभी एक का एग्जांपल लिया, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से है हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। अब इसका रीजन क्या है वो हम करेंगे, बट इसका एग्जांपल बहुत जरूरी है। हाइपोप्लॉइडी कभी कभी ह्यूमंस में एक्सो कंडीशन आ जाती है। हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर? देयर इज ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम। ना एक्स के साथ वाई है, ना एक्स के साथ ओ है, तो एक ही सेक्स क्रोमोसोम है जिसको हम बोलते हैं मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जिसमें Y गायब हो गया है या X गायब हो गया है, दिस इज नोन एज टर्नर्स सिंड्रोम, जिसकी डिटेल हमने इसी चैप्टर में पढ़नी। टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं इसको, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी के जो एग्जांपल्स हैं उसमें क्या होता है? ट्राइसोमी, 3 कॉपीज आ गई, जैसे यहाँ पे 3 कॉपी आई है ना। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2, XX या XY। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम क्या है? XXY, यही है। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में वी हैव X एंड Y। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। दिस इज नोन एज क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम। मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्सो में एक सेक्स क्रोमोसोम गायब है, टर्नर सिंड्रोम। XXY में क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, एक X एक्स्ट्रा है। और इसमें क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज व्हाट? डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम नंबर 21 की कितनी कॉपीज हैं? क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज हैं, 3 क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज हाइपरप्लॉइडी। समझ में आया? पहला वाला समझ में आया, एन्यूप्लॉइडी।
यहाँ पे देखो आप लोग 3 थे ना, न्यूमेरिकल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन, जीन म्यूटेशन, है यहाँ पे 3। एन्यूपलॉइडी, यूपलॉइडी दिख रहा है आपको, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हुए हैं। तो मैंने अभी तुम्हें दिखाया कि कभी एक क्रोमोसोम ऐड हो जा रहा था, कभी एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा था। देखो वन और फ्यू क्रोमोसोम्स आर एडेड और डिलीटेड। इसकी 2 कंडीशंस हमने पढ़ी, हाइपो और हाइपर, एग्जांपल्स भी करी, ठीक है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एन्यूपलॉइडी? ये एक क्रोमोसोम अचानक से कम कैसे हो गया? ये एक क्रोमोसोम अचानक से ज्यादा कैसे हो गया? So what is it? What is the reason behind aneuploidy? So reason behind aneuploidy lies in the किसमें लाई करता है ये? Reason behind aneuploidy is it lies in the we will say there is some problem during anaphase 1 of meiosis 1। meiosis 1 जब हो रहा है उसके anaphase 1 के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। There is some problem during the anaphase 1 of meiosis 1, जिसके कारण क्या हो जाती है? जिसके कारण एन्यूपलॉइडी हो जाती है, ठीक है। ओके, देखो क्या हो रहा है। मेटाफेज के टाइम पे ये कंडीशन है। What is this? This is metaphase 1 of meiosis 1. ठीक है, ये रहा मेटाफेज 1 of meiosis 1। अब देखो क्या हुआ, ये कौन आया? ये क्या है? दिस इज एनाफेज 1 ऑफ meiosis 1। क्या होगा बच्चों कि होना क्या चाहिए था एक्चुअल में? अगर तुम्हें सेल साइकिल सेल डिवीजन याद है तो इसने और इसने जाना चाहिए था ऊपर वाले पोल पे, इसने और इसने जाना चाहिए था नीचे वाले पोल पे। बट हुआ क्या? ड्यू टू सम प्रॉब्लम, लेट्स से ये दोनों एक ही साइड चले गए, ये व्हाइट वाले दोनों एक ही साइड चले गए और यहाँ कोई आया ही नहीं। यहाँ पे तो चलो नॉर्मल रहा कि यहाँ पे ग्रीन आया और एक ग्रीन चला गया नीचे, ठीक है। अब जब ये टेलोफेज में 2 सेल्स बनेंगे तो ये वाले सेल में आएगा n+1 और ये वाले बेचारे में आएगा n-1। तो एक क्रोमोसोम प्लस हो गया, एक क्रोमोसोम माइनस हो गया ना। अगर ये वाला n+1 जो है, लेट्स से meiosis सेल के नीचे बनते हैं, लेट्स से इसने बनाया स्पर्म। ये कैसा स्पर्म है? ये n+1 वाला स्पर्म है। और ये भी क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। ये कैसा स्पर्म है? ये n-1 वाला स्पर्म है। ये फ्यूज किया एग के साथ, एग कितना है? n, और बन गया 2n+1। ट्राइसोमी हो गई एक क्रोमोसोम की, +1 हो गया। ये भी एक एग के साथ फ्यूज किया जो कि नॉर्मल था, n था। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या आई? इट्स 2n-1। दिस इज -1। समझ में आया? तो रीजन बिहाइंड एन्यूपलॉइडी इज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ meiosis 1। एनाफेज 1 जो है meiosis 1 का, उसमें क्रोमोसोम्स अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाए हैं, वो एक ही साइड चले गए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या तुम्हें म्यूटेशन का ये पहला पार्ट समझ में आया? म्यूटेशन क्या होती है हमने पढ़ा। म्यूटेशन के 3 टाइप्स कौन से हैं? म्यूटेशन में जो एन्यूपलॉइडी था वो हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी क्या होता है? एंड नेक्स्ट वन इज
कि एन्यूप्लॉइडी के पीछे रीजन क्या है। ठीक, एन्यूप्लॉइडी डन है, hyperploidy done है with examples. Now next one is what? Euploidy. What is this? This is euploidy. चलो आओ euploidy देख लेते हैं। euploidy में क्या होता है बच्चा? पूरा का पूरा सेट ही इंक्रीज हो जाता है। euploidy में क्या होता है? euploidy is increase in the complete set of chromosomes. क्रोमोसोम्स का जो पूरा सेट है उसमें क्या आ गया? उसमें आ गया इंक्रीज। इंक्रीज इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज, या फिर जरूरी नहीं है इंक्रीज, हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज यूपलॉइडी। ठीक है, अच्छा। Now this euploidy is of two types again, haploidy and polyploidy. Haploidy और polyploidy. Haploidy क्या है? Haploidy is the decrease in a set of chromosome. एक सेट में क्रोमोसोम्स के क्या आ गया? डिक्रीज। And what is polyploidy? Polyploidy is the increase in the set of chromosome. Haploidy क्रोमोसोम के एक पूरे सेट में डिक्रीज को कैसे हैं? डिक्रीज इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज हैप्लोइडी, whereas increase in the set of chromosome is known as polyploidy. सेट इंक्रीज हो रहे हैं। ये क्या सा बन गया है? पहले ये 2n था, अब ये n बन गया, अब ये n बन गया। पहले ये 2n था, अब ये 3n बन गया, 4n बन गया, 5n बन गया, 6n बन गया, कुछ भी बन रहा है। वो 2n से n बन गया, वो 2n से 3n, 4n, 5n, 6n, मतलब एक एक सेट क्या होता जा रहा है? एक एक सेट जो है वो पॉलीप्लॉइडी के केस में इंक्रीज होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा होगा? एक सेट कहां से इंक्रीज हो रहा होगा? This is known as triploidy. This is known as tetraploidy. This is known as pentaploidy, hexaploidy. क्यों हो रही है polyploidy? रीजन तो होगा कोई। This polyploidy can be due to multiple reasons. और एक रीजन जो कि polyploidy, अच्छा ये भी याद रखो, एनिमल्स में polyploidy कभी देखने को नहीं मिलेगी। प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी इंटेंशनली भी इंट्रोड्यूस कराई जाती है। याद रखना, एनिमल्स में पॉलीप्लॉइडी नहीं मिलेगी, प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी आपको मिल सकती है। ठीक, पॉलीप्लॉइडी कैसे होती है? देयर इज अ प्लांट, प्लांट का नाम कॉलचिकम ऑटमनेल। कॉलचिकम ऑटमनेल का एक प्लांट है, वो एक केमिकल रिलीज करता है, केमिकल का नाम कॉलचीसिन है। Colchicum autumnale is a plant which releases a chemical. The name of the chemical is colchicin, and this colchicin do not allow formation of spindle fibers. ये spindle fibers कोई नहीं बनने देगी। बच्चा अगर स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बनेंगे, लेट्स से स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बन रहे, तो जो दो क्रोमोसोम्स थे यहाँ पे देखो, जो दो सेट्स थे यहाँ पे देखो, एक तरह के दो क्रोमोसोम है ना, क्या ये कभी सेपरेट हो पाएंगे? जैसे ये ग्रीन हुए, नहीं, ये कभी सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे, ये एक सेल में ही रहेंगे। तो फिर सेल का नंबर, मतलब क्रोमोसोम का नंबर ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर कि अगर स्पिंडल फाइबर्स ही ना बने, क्रोमोसोम सेपरेट ही ना हुए मियासिस के टाइम पे, तो क्या होगा? वो क्रोमोसोम्स एक ही सेल में रहेंगे और सेल की प्लॉइडी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। Polyploidy and haploidy. Now this polyploidy is introduced in plants. इसको plants में स्पेशली इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि प्लांट्स में एक ही सेल में ज्यादा क्रोमोसोम्स हो। ज्यादा क्रोमोसोम्स यानी कि ज्यादा जीन्स, ज्यादा जीन्स यानी कि ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन यानी कि ज्यादा टहनियां, ब्रांचेस ज्यादा, लीव्स ज्यादा, फ्रूट ज्यादा, फ्रूट का साइज बड़ा। बात समझ आई? ज्यादा क्रोमोसोम्स, प्रोटीन ज्यादा।
प्रोटीन ज्यादा तो बॉडी पार्ट्स, पत्ते, फ्रूट्स, फ्लावर्स भी ज्यादा। इज दैट क्लियर? गिगैंटिज्म, बड़े बड़े फ्रूट्स, बड़े बड़े लीव्स बनेंगे जो कि हमारे लिए फायदेमंद ही है। तो दिस पॉलीप्लॉइडी स्पेशली इंट्रोड्यूस इन प्लांट्स, बट एनिमल्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब 2 बाजू की जगह 4 बाजू बन जाए तो ठीक है क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं। So I hope today's lecture is clear to all of you. That is it for today. In our tomorrow's class, we will be starting further with, तो ये हमारा न्यूमेरिकल म्यूटेशन खत्म हुआ। कल हम क्रोमोसोमल एबरेशन और जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप डीपीपी जरूर सॉल्व करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, डाउट्स मैं आपके ले लूंगी। So that is it for the day. Thank you so much. Bye bye. Keep studying and working hard.